ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया में भूत प्रेत नहीं होते, तो इस कहानी को सुनने के बाद शायद तुम्हारी सोच बदल जाए। यह घटना मैंने खुद महसूस की है, और जो मैंने देखा वो कोई इंसान नहीं देखना चाहेगा। ये बात 2017 की एक ठंडी सर्द रात की है। मैं और मेरा दोस्त अंकित अन्नाना जयपुर से उदयपुर की तरफ जा रहे थे। रात के करीब 1:30 बज चुके थे और हाईवे पूरी तरह सुनसान था। चारों ओर बस घना अंधेरा था और दूर दूर तक कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही थी। हमने हाईवे से थोड़ा हटकर एक मैं पुराने ढाबे के पास गाड़ी रोकी ताकि कुछ देर रुककर चाय पी सकें। लेकिन वहां पहुंचते ही अजीब सा एहसास हुआ, जैसे हवा भारी हो गई हो। ढाबे पर सिर्फ और एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसने एक फटी पुरानी शॉल ओढ़ रखी थी। उसने हमें देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। बाबा, चाय मिलेगी? अंकित ने पूछा। बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया और एक अजीब सी आवाज में कहा, इतनी रात को इस रास्ते पर मत रुको, यहां वो घूमती है। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कौन बाबा? मैंने हंसते हुए पूछा, लेकिन बाबा चुप रहे। अचानक ढाबे के पीछे के पेड़ों में न कुछ हलचल हुई, जैसे कोई तेजी से भाग रहा हो। हमने उधर देखा, लेकिन आस कुछ नहीं था। चलो यार, टाइम खराब मत करो, देर हो रही है, अंकित ने कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। हमने गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही हमने ढाबे से कुछ किलोमीटर की दूरी तय की, मुझे लगा कि मिलन गाड़ी के पीछे कोई बैठा है। मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट पर एक साया बैठा था। उसका चेहरा झुका हुआ था और बाल ने बिल्कुल उलझे हुए मांस थे। मैंने घबराकर अंकित से कहा, भाई, पीछे कोई बैठा है। अंकित ने एक झटके में गाड़ी रोकी और तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तू पागल हो गया है क्या? अंकित झुंझलाकर बोला। मैंने फिर से मिरर देखा और इस बार वो चेहरा सीधा मेरी आंखों में देख रहा था। बिल्कुल सफेद आंखें, बिना पुतलियों के। अंकित, गाड़ी भगाओ, मैंने चीखते हुए कहा। अंकित ने फुल स्पीड में एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन तभी कार के चारों शीशों पर खून जैसे निशान उभरने लगे और फिर एक बूढ़ी औरत की धीमी धीमी हंसी सुनाई देने लगी। गाड़ी के अंदर अचानक गाड़ी अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ खामोशी। हमारी सांसें अटक गईं। तभी कार के ऊपर से किसी के चलने की आवाज में आई। टुक टुक टुक। कोई धीरे धीरे कार की छत पर चल रहा था। मैंने घबराकर खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। और फिर कार के बोनट पर एक हाथ रख दिया गया। यानटिक सड़ा हुआ, हड्डियों से भरा हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा और फिर एक औरत खड़ी थी। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा था और चेहरा बिल्कुल काला। उसके होंठ कटे हुए थे और उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ उनमें गहरे काले गड्ढे। वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगी और उसकी मुस्कान कानों तक खिंच गई। अचानक वो पूरी ताकत से कार के शीशे पर सर पटकने लगी। धक धक धक। गाड़ी के शीशे में दरारें आने लगी। अंकित ने कांपते हुए इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ऑन स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। भाई, जल्दी कर, मैंने लगभग रोते हुए कहा। और तभी उस औरत ने अपना इंड हाथ अंदर डाल दिया। उसके नाखून पर लंबे और नुकीले बोन थे और उसकी उंगलियों से काला खून टपक रहा था। चल निकले यहां से, अंकित ने एक आखिरी कोशिश की और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। अंकित ने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया और हम वहां से तेजी से निकल गए। लेकिन जैसे ही हमने मिरर में देखा, वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब वो हवा में लटकी हुई थी। उसका शरीर ऊपर उठ रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। और फिर उसकी आंखों की जगह से लाल धुआं निकलने लगा। हमने बिना रुके गाड़ी भगाई और सीधे उदयपुर जाकर रुके। अगले दिन हमने एक लोकल व्यक्ति से इस सड़क के बारे में पूछा। उसने जो बताया, वो सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम लोग रात के 1:30 पर उस रास्ते से गुजरे थे? उसने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। तुम्हें पता नहीं, वहां 29 साल पहले एक औरत की मौत हुई थी। उसके पति ने उसे जलाकर मार दिया था और तब से जो भी उस समय उस सड़क से गुजरता है, उसे वो दिखती है। कई लोगों की गाड़ियां वहीं बंद हो जाती हैं और कुछ तो आज तक वापस नहीं लौटे।
मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। फिर हम बच कैसे गए? अंकित ने डरते हुए पूछा। उस आदमी ने हमारी कार की तरफ इशारा किया। हमने कार का बोनट देखा। वहां 5 लंबे खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उसे नोचने की कोशिश की हो। उसके ठीक नीचे खून से लिखा था, अभी तो बच गए, अगली बार नहीं। उस रात के बाद से हमारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। हमने सोचा था कि जैसे तैसे हम बच निकले हैं, लेकिन असली डर अभी बाकी था। पहली अजीब घटना अंकित के साथ हुई। घटना के 2 दिन बाद सुबह सुबह अंकित का फोन आया। उसकी आवाज मन कांप रही थी। भाई, मेरे घर में कुछ है। क्या मतलब? मैंने पूछा। रात को जब मैं सोया तो मुझे लगा कोई मेरे बेड के पास खड़ा है। मैंने लाइट ऑन की, लेकिन वहां नाम कोई नहीं था। फिर मैंने शीशे में देखा और वो एकदम चुप हो गया। और क्या? मैंने बेसब्री से पूछा। शीशे में मेरे पीछे वो औरत खड़ी थी ना। मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। फिर क्या हुआ? मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहां बाण कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने शीशे में दोबारा देखा, मानो वो अब भी वहां थी। अंकित ने शीशे को कपड़े से ढक दिया और पूरी रात मैड लाइट जलाकर जागता रहा। लेकिन अगली घटना और भी डरावनी थी। रोहन की मां की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। वो ठीक ठाक थी, लेकिन एक रात मां अचानक चीखने लगी। उनकी हालत देखकर हम सब डर गए। मां, क्या हुआ? रोहन ने घबराकर पूछा। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो किसी को बार्ज देख नहीं रही थीं। वो बस एक ही बात दोहरा रही थीं, वो यहां है, वो यहां है, भागो। हम उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उन्हें कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। हमने उन्हें एक पंडित से मिलवाने का फैसला किया, और जो पंडित ने कहा वो हमारी रूह कंपाने के लिए काफी था। तुम लोग किसी से मिलकर आए हो? हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या मतलब? मैंने पूछा। पंडित ने गहरी सांस ली और बोला, जिस आत्मा को तुमने देखा उसने तुम्हें भी देख लिया है, और अब वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। अंकित गुस्से में बोला, तो अब क्या करें? पंडित ने कुछ सोचा और फिर एक माला हमें दी। इसे हमेशा अपने पास रखना, और हां, उस रास्ते से कभी मत गुजरना। हमने तुरंत माला ले ली और घर लौट आए, लेकिन जो हुआ वो हमारी सोच से भी ज्यादा खौफनाक था। तीसरी घटना मेरे साथ हुई। रात के करीब 2:30 मैं अपने कमरे में सो रहा था। अचानक मेरी नींद खुल गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने फोन उठाकर टाइम देखा, और तभी मुझे बाकमरे के कोने में हलचल महसूस हुई। कोई वहां खड़ा था, अटिक पर छाई। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। कौन है? मैंने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। तभी एक मरठंडी हवा मेरे कानों से होकर गुजरी और एक धीमी आवाज आई, तुम बच नहीं सकते। मेरा शरीर अचानक पौने सुन्न पड़ गया। मैंने किसी तरह हिम्मत करके लाइट ऑन की, लेकिन जैसे ही रोशनी फैली वहां कोई नहीं था। लेकिन मेरी छाती पर मांक लंबे नाखूनों के 4 गहरे निशान थे। ये मेरे साथ पहली बार हुआ था, लेकिन ये आखिरी नहीं था। अगले दिन अंकित और रोहन को भी ऐसी ही घटनाएं होने लगी। फिर एक दिन आयुष गायब हो गया। हम सबने उसे कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। हम उसके घर पहुंचे, लेकिन उसके परिवार ने बताया कि वो रात को किसी से मिलने की बात कहकर काट गया था और लौटा ही नहीं। अगले दिन सुबह पुलिस को उसका फोन हाईवे के किनारे पड़ा मिला, ठीक उसी जगह जहां हमने वो औरत देखी थी। लेकिन आयुष का कोई सुराग नहीं मिला। आयुष के गायब होने के बाद हमें लगा कि अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह सिर्फ शुरुआत अमरनाथ थी। आयुष को लापता हुए 3 दिन मांड हो चुके थे। पुलिस ने हर जगह उसकी तलाश मांड की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसके घर वाले बुरी तरह टूट चुके थे, और हम खुद को इस सब के लिए जिम्मेदार मान रहे थे। रात को हम सब एक दूसरे के साथ रहने लगे, क्योंकि अब अकेले रहने की वो हिम्मत नहीं बची थी। लेकिन जो आकुश चौथी रात हुआ, वो आज भी सोचकर रूह कंपा देता है। रात के करीब 3 बजे मैं, अंकित और रोहन एक ही कमरे में थे। कोई भी सोने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा।
इतनी रात को मां कौन आ सकता था? रोहन धीरे से उठा और दरवाजे के पास गया। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दस्तक और तेज हो गई। ठक 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 ठक। अब हम सब पूरी तरह डर चुके थे। भाई मत खोलना, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन दरवाजा बॉर्ड ने अपने आप खुल गया और वहां जो खड़ा था उसे देखकर हमारी चीख निकल गई। आयुष, वही काले कपड़े, वही बाँ चप्पल, वही बाँ चेहरा, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी मलाऊ आंखें बिल्कुल सफेद वन थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। भाई, तुम तीनों मुझे छोड़कर चले गए थे? उसकी आवाज बिल्कुल सपाट मांस थी, जैसे किसी रोबोट की। हम हिल तक नहीं पा रहे थे। अचानक आयुष ने अपना सिर बाएं एक तरफ झुका लिया और उसकी गर्दन से खून टपकने लगा। तुम लोग बच नहीं सकते। और फिर वो हम गायब हो गया। कोई दरवाजा खुला नहीं, कोई खिड़की टूटी नहीं, बस गायब। हम तीनों के शरीर एकदम सुन्ना मानन हो चुके थे। अंकित ने हिम्मत करके मोबाइल उठाया और आयुष का नंबर डायल किया। रिंग गई और फिर उसके कमरे से मोबाइल की घंटी बजने लगी। हम सांस तक नहीं ले पा रहे थे। आखिर हिम्मत जुटाकर हम उसके कमरे में गए। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मोबाइल अद बिस्तर के ठीक बीचों बीच पड़ा था, लेकिन सबसे डरावनी चीज, मोबाइल की स्क्रीन पर कैमरा ऑन था और कैमरे में जो दिख रहा था वो हम में से कोई भी नहीं था। वो वही औरत थी। सफेद आंखें, कटा हुआ मुंह और मुस्कान जो कानों तक खींची थी, और स्क्रीन पर एक रिकॉर्डिंग लिखी थी, मैं आ रही हूं। हमारी जिंदगी उस रात के बाद पहले जैसी नहीं रही। आयुष की वापसी एक रहस्य बनी हुई थी। वो अचानक आया और फिर गायब हो गया। लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी, क्या वो वाकई आयुष था? हम तीनों पूरी रात अजगे रहे। सुबह होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब वो रात कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। लग रहा था जैसे घड़ी की सुइयां चलना बंद कर चुकी हैं। सुबह के 5 बजे हमने फैसला किया कि हमें इस रहस्य की गहराई तक जाना होगा। हमने उस बूढ़े बाबा को ढूंढने का सोचा जिसने हमें पहली बार उस सड़क पर चेतावनी दी थी। हम वापस उसी हाईवे पर गए, लेकिन ढाबा गायब था। हाँ, जहां वो ढाबा था वहां अब सिर्फ खाली जमीन वहां थी। न कोई टूटी कुर्सियां, न चाय के भगोने, न ही वो बूढ़ा बाबा। ये क्या हो रहा है? अंकित ने घबरा कर कहा। हम पूरी तरह हैरान और डरे हुए थे। तभी हमें वो एक बूढ़ी औरत पर दिखी जो सड़क किनारे बैठी थी। वो धीरे धीरे जमीन पर कुछ बना रही थी, एक अजीब सा चक्रमा। हमने उससे पूछा, बाबा कहाँ हैं जो यहाँ बैठते थे? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, एक अंधेरा जो किसी इंसान की आंखों में नहीं हो सकता। वो मुस्कुराई और कहा, वो अब नहीं है, लेकिन तुम लोग जरूर मिलने वाले हो। हमने डर के मारे तुरंत अपनी कार स्टार्ट की और वहां से निकलने लगे। लेकिन तभी रोहन चिल्ला उठा, भाई शीशे में देखो। हमने जैसे ही रियर व्यू मिरर में देखा, हमारी कार के पीछे कोई बैठा था। वही औरत, वो झुकी हुई थी और उसके चेहरे से खून टपक रहा था। अंकित ने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन कार में ज्यादा तेज नहीं हो रही थी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, चारों तरफ का माहौल बदलने लगा। हम उसी हाईवे पर थे, लेकिन सड़क लंबी होती जा रही थी। जंगल घना होता जा रहा था और फिर सड़क अचानक खत्म हो गई। अंकित ने पूरी ताकत से ब्रेक मारा और गाड़ी एक झटके में रुक गई। हम किसी पुराने खंडहर वन के सामने खड़े थे। ये क्या था? हमने इधर उधर देखा, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया। अचानक रोहन के फोन पर सानन एक मैसेज आया, अंदर आओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। भाई, ये मैसेज आयुष के नंबर से था। हमारा दिमाग सुन्न पड़ गया। आयुष का फोन तो हमने उसके कमरे में देखा था, फिर ये मैसेज कौन भेज रहा था? हम किसी तरह हिम्मत करके उस खंडहर में घुसे। अंदर घुसते ही माहौल बिल्कुल बदल गया। हवा भारी हो गई थी, हर तरफ सोन-सड़े हुए मांस की बदबू पाणास थी। अचानक हमें दीवारों पर में कुछ लिखा हुआ दिखा, खून से लिखे हुए शब्द, तुम लोग सही जगह आ गए हो। अब हम पूरी तरह हैरान और डरे हुए थे। हमने अपनी टॉर्च निकाली और आगे बढ़े।
खंडहर के अंदर एक लंबा गलियारा था और उसके अंत में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा। दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी। रोहन ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर हमारी रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच आयुष खड़ा था, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी पीठ हमारी तरफ थी। वो बिना हिले डुले एक जगह खड़ा था। हमने धीरे से उसे पुकारा, आयुष। कोई जवाब नहीं। अंकित ने थोड़ा पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर उसका सिर धीरे धीरे पीछे की तरफ घूमने लगा, लेकिन उसका शरीर वैसे का वैसा खड़ा रहा। और फिर उसकी आंखें दिखीं, बिल्कुल सफेद। उसके होंठ से खून टपक रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे। और अगले ही पल पूरे कमरे में भयानक चीखों की आवाज गूंज उठी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की दीवारों से कई काले हाथ निकलने लगे जो हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हमने पूरी ताकत से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हमारे पैर जमीन में धंसने लगे। फर्श से कई काली परछाइयां निकल रही थीं, जो हमें नीचे खींच रही थीं। हमें यहां से निकलना होगा, रोहन चिल्लाया। अचानक अंकित के हाथ में गंगाजल की बोतलें जा गई जो उसने पंडित से ली थी। उसने उसे पूरे कमरे में छिड़क दिया और फिर एक भयानक चीखा गूंज उठी। कमरा हिलने लगा। आयुष का शरीर तड़पने लगा। हम किसी तरह अपने पैरों को जमीन से निकालकर भागे। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और हम पूरी ताकत से दौड़ पड़े। जब हम खंडहर से बाहर निकले, वो गायब हो चुका था। हम हांफते हुए एक दूसरे को देखने लगे। ये वो क्या था? तभी हमें एहसास हुआ कि आकाश में अजीब धुंध छा गई थी। और जब हमने अपनी कार देखी, इन कार की पूरी बॉडी पर खरोंचों के गहरे निशान थे। लेकिन सबसे डरावनी बात, कार के शीशे पर खून से लिखा था, ये अभी खत्म नहीं हुआ। अगर तुम सोच रहे हो कि यह सब यहीं खत्म हो गया, तो तुम गलत हो। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती और कुछ डर हमेशा साथ रहते हैं। उस रात के बाद हम तीनों ने कसम खाई कि उस रास्ते पर कभी वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन जो हुआ था वो हमारी जिंदगी से कभी नहीं मिट सकता था।